आप सभी का दृष्टि आईएएस यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 13 के पार्ट 2 में स्वागत है। इससे पहले हमारा पार्ट 1 है जिसमें हमने लगभग 71 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब ये पार्ट 2 है, यहाँ से हम अगला पोर्शन शुरू करेंगे। तो इस पार्ट 2 में हम देखेंगे कुछ यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 72 क्वेश्चन क्या लिखा गया है, यहाँ पे कथन और कारण 2 लिखे गए हैं। कथन ए में लिखा गया है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन लिखा गया है। दूसरा ये लिखा गया है कि यह देश में एक सत्तावादी और निरंकुश शासन की स्थापना को रोकता है। ठीक है, और राज्य द्वारा आक्रमण के खिलाफ लोगों की आज़ादी की स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। तो देखा जाए तो भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये कथन सही है। और दूसरा कथन भी सही है कि ये देश में एक सत्तावादी और निरंकुश शासन की स्थापना को रोकता है तथा राज्य के द्वारा आक्रमण के खिलाफ लोगों की आज़ादी और स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है, और इसी कारण इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो कथन कारण सभी सही है। तो हमारा यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब हम यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है। इस संबंध में संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरणा प्राप्त की। मौलिक अधिकारों को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। इसमें न्याय संगत मौलिक अधिकारों की एक लंबी और व्यापक सूची है। आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमें मौलिक अधिकारों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। मौलिक अधिकारों को राजनीतिक लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। वे सत्तावादी और निरंकुश शासन के उदय के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता और स्वतंत्र राज्य के अतिक्रमण से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैग्ना कार्टा 1215 में ब्रिटेन में जारी किया गया था, पहली बार जून 1215 में। यह प्रथम दस्तावेज था जिसने सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि राजा और उनकी सरकार कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसने राजा को अपनी शक्ति का शोषण करने से रोकने की मांग की और कानून को एक शक्ति के रूप में स्थापित करके शाही अधिकारों की सीमाएं भी प्रस्तुत करी थी। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के संदर्भ में विचार करना है। पहला, यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। दूसरा लिखा गया है कि नागरिक के एक समूह के द्वारा किसी भाषा के संरक्षण का समर्थन करने के लिए राजनीतिक भाषण या वादे जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माने जाते हैं। तो आपके यहाँ पे ये दोनों कथन ही सही हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही उत्तर चुनना है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमने PYQ का एनालिसिस किया है पॉलिटी के सब्जेक्ट का। यदि आपने पॉलिटी के सब्जेक्ट की PYQ सीरीज़ नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसको जाकर देखिए। आप ये पाएंगे कि आपकी तैयारी में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, साथ ही साथ आपका मनोबल भी एग्ज़ाम को लेकर बढ़ेगा, और आपके जो टॉपिक रेंज में नहीं थे वो सारे टॉपिक आपके रेंज में लगने लगेंगे। यदि एग्ज़ाम में पॉलिटी के 15 से 20 क्वेश्चन के बीच क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। यदि मान के चलो कि 18 क्वेश्चन किसी साल आए यदि इस साल, तो आप मान के चलिए यकीन कि उसमें से 16 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे यदि आपने हमारी PYQ सीरीज़ से अच्छे से पढ़ा होगा। तो यदि बात की जाए आर्टिकल 29 की, तो आर्टिकल जो 29 है वो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, जिसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों की विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करता है। आगे इसमें बताया गया है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी राज्य अनुरक्षित या राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब यदि राज्य के द्वारा कोई अनुरक्षित है या राज्य किसी को सहायता प्रदान कर रहा है शैक्षणिक संस्थान को, तो उसमें आप केवल धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर, क्या आधार दिए गए हैं, 4 आधार हैं, आपको चारों आधार याद होना चाहिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए कि इसमें धर्म की बात की गई है, नस्ल की बात की गई है, जाति की बात की गई है और भाषा की बात की गई है। ठीक है, तो आपका गलत नहीं होंगे इस पेपर में क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 29 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को संरक्षण प्रदान करता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि इस अनुच्छेद का जो दायरा है उसमें आम साधारण के विपरीत केवल अल्पसंख्यक तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, इसमें आम लोग, क्योंकि इसमें क्या बात की गई अनुच्छेद में कि नागरिकों का वर्ग, ठीक है, जैसा आपने क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा था कि इसमें नागरिकों के वर्ग की बात की गई थी, नागरिकों के अधिकारों को पुष्टि करता है। ठीक है, तो नागरिकों के वर्ग वाक्यांश जो है उसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों लोग आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निर्णय दिया था कि किसी भाषा को संरक्षित करने के अधिकार में उसकी सुरक्षा की वकालत करने का अधिकार शामिल है। नागरिकों के एक समूह के द्वारा
किसी भाषा के संरक्षण का समर्थन करने के लिए राजनीतिक भाषण या वाद्य जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माने जाते हैं। तो आपके यहाँ से दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें रिटों के संदर्भ में दिया गया है। ठीक है, भारत में केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, यदि आप देखेंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत किसकी बात की गई है, हाईकोर्ट की बात की गई है। जो 5 प्रकार की रिट होती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, दूसरा होता है आपका कौन सा, परमादेश, ठीक है, तीसरा होता है निषेध, चौथा होता है उत्प्रेषण और पांचवा होता है अधिकार प्रत्याह। ये 5 प्रकार की रिटें होती है। इनको हमने हमारी PYQ सीरीज़ में डिटेल में कंप्लीट किया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसमें यदि देखा जाए तो रिट जारी करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात की जाती है इस आर्टिकल में कि अनुच्छेद 32 के तहत संसद को किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार भी देने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो ऐसा संसद कर सकती है, लेकिन संसद ने अभी तक ऐसे किसी अन्य न्यायालय को अधिकृत नहीं किया गया है। इसीलिए अभी तक भारत में केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं। और यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति नहीं, भारत के संसद के द्वारा रिट जारी करने का अधिकार किसी अन्य न्यायालय को दिया जा सकता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, ओनली 1। अगले यदि क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा ली गई है। किससे ली गई है मार्शल लॉ की अवधारणा? तो मार्शल लॉ की अवधारणा जो है यदि देखा जाए तो इंग्लिश कॉमन लॉ से ली गई है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है कि अनुच्छेद जो आपका 34 है, आर्टिकल 34, उसमें भारत के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, आपको कुछ वर्ड टू वर्ड याद रखना है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाए जाने पर मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध की अनुमति देता है। यानी जिस भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होगा वहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट प्रतिबंधित हो जाएंगे। तो फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंधित हो जाता है। यह संसद को मार्शल लॉ के दौरान आदेश को बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में किए गए कार्यों के लिए किसी भी सरकारी या अधिकारी या व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए अधिकृत करता है। किसको अधिकृत करता है? संसद को। संसद को मार्शल लॉ के दौरान जैसे संसद ने कोई आदेश बनाए रखे, उसको बहाल किया, तो किसी भी सरकारी अधिकारी या व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए भी अधिकृत करता है। इसके अतिरिक्त संसद क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंड आदेश, दिए गए दंड आदि संपहरण या किए गए किसी अन्य कार्य को विधि मान्य भी कर सकेगी। मतलब संसद क्या करेगी, यदि सेना के द्वारा कोई तुरंत एक्शन लेके कोई दंडादेश दिया, कोई दंड दिया गया या उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया, तो उसको संसद क्या करेगी, उसको लीगल बना सकती है अपने माध्यम से। संसद के द्वारा किए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के कारण अदालत में आप चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये बताया गया है। आगे बताया गया कि मार्शल लॉ की अवधारणा भारत में इंग्लिश कॉमन लॉ से ली गई है। हालांकि संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो आपसे हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आजकल का ये नया पैटर्न क्या है, जैसे यूपीएससी में काफ़ी समय से फॉलो किया जा रहा है, वो पैटर्न क्या है कि आपसे पूछा जाता है कि ये चीज़ संविधान में परिभाषित है या नहीं। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि मार्शल लॉ संविधान में परिभाषित है या नहीं, तो मार्शल लॉ संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ सैन्य प्रशासन से होता है। यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ नागरिक प्रशासन सैन्य अधिकारियों के द्वारा अपने स्वयं के नियमों और विनियमों के अनुसार चलाया जाता है। इसे कॉमन लॉ से इतर बनाए रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा के रूप में किसने वर्णित किया है? ठीक है, इंग्लिश में लिखा गया है कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको? DPSP और फंडामेंटल राइट को। तो अंबेडकर जी के द्वारा जो वर्णित किया गया है वो क्या किया गया है, जो हमने अभी देखा था आर्टिकल 32, जिसमें रिट का उल्लेख है सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसको संविधान की आत्मा कहा गया है। केसी वेयर ये नहीं आएगा, विस्काउंट साइमन भी नहीं आएगा। इसका सही जवाब होगा ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर डी। यदि बात की जाए नीति निर्देशक तत्वों की, तो ये संविधान के भाग किस में है? पार्ट 4 का पार्ट है, और मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको चीज़ें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता? मतलब कौन सा प्रावधान ऐसा है जो संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित नहीं कर सकती संसद?
तो आपके ऑप्शन है पहला, राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, तो इसको संसद अपने साधारण बहुमत से ही करती है, तो ये तो सही है, ठीक है, कर सकती है। दूसरा है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है सीधी सी बात है, इसमें संघीय विषय है, राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित है, अतः संघीय विषयों को साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या दिया गया है कि नए राज्यों का निर्माण मौजूदा राज्य के क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन, इसको संसद अपने साधारण बहुमत से ही करती है, ठीक है, तो ये कथन भी सही है, आर्टिकल 3 का विषय है। साथ ही साथ इसमें बताया गया कि संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, तो संसद सदस्यों के वेतन भत्ते जो है वो भी संसद साधारण बहुमत से चेंज कर सकती है, तो इसका सही जवाब होगा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पे बताया गया है कि अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधन का प्रावधान करता है, जो इस प्रकार है। पहला, संसद में विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन, आधे राज्य द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति देकर। ये विशेष बहुमत तो आपका 2/3 से है, और आधे राज्य क्या करेंगे, सबसे पहले संसद 2/3 से बहुमत से करेगी, प्लस इसमें आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए, तो इसे भी कुछ विषय शामिल है। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधित किए जा सकते हैं, इनको अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर रखा जाता है। अब कौन कौन से विषय हैं, तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन, तो ये आपका आर्टिकल 2 का विषय है। नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 का विषय है। राज्यों में विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति, आर्टिकल 169। संसद में गणपूर्ति, ठीक है, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद की प्रक्रिया नियम, संसद और उसके सदस्यों की समिति के विशेषाधिकार, और संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को संसद के विशेष बहुमत की और आधे राज्यों की सहमति से चेंज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संघीय विषयों को जो संसद है प्लस आधे राज्य की सहमति से चेंज होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन के आधार पर की, मतलब दोनों को संतुलित किया। तो केशवानंद भारती मामले में नहीं, गोलकनाथ मामले तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि आप फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट आप न तो संविधान संशोधन विधि के माध्यम से भी चेंज नहीं किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दोनों में संतुलन होना चाहिए, जबकि चंपकम दोराइन राजाई मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि संसद किसी भी संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो। और उसके बाद आया था गोलकनाथ मामला, जिसमें बोला कि फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आया आपका केशवानंद भारती मामला, जिसमें बोला कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है, बाकी किसी भी भाग को चेंज कर सकती है। और उसके बाद आया मिनर्वा मिल्स मामला, जिसमें दोनों के संतुलन की बातचीत यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपको सही उत्तर बताना है। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्र सरकार का गृह मंत्री जो होता है वो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं है बल्कि अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है, आर्टिकल 263। और इसके द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, तो इसकी सिफारिश की गई थी सहकारिता कमीशन के माध्यम से, सहकारिता आयोग के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी और उन्हीं के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। यदि क्षेत्रीय परिषदें की बात की जाए तो एक प्रकार का वैधानिक निकाय होता है, जिन्हें संसद के एक अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक है। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों में उत्तरीय, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया है, और प्रत्येक राज्य जो होता है वो उन क्षेत्रीय परिषदों में आता है। उपयुक्त क्षेत्रीय परिषदों के अलावा संसद के लिए एक अलग अधिनियम 1971 में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए परिषद बनाई गई थी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2 प्रकार से कानून बना। एक बना 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिससे 5 क्षेत्रीय परिषदें बनी, जिसमें नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट और मध्य, ठीक है, मिडिल, तो ये 5 बनी। और आगे जाके 1971 में बनी किसके लिए, वो बनी नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए, ठीक है। इस जो नॉर्थ ईस्ट इसमें सदस्य कौन कौन है, एक तो 7 सिस्टर जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम को शामिल किया जाता है। तो 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम यहाँ पे शामिल होता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको।
आगे यहाँ बताया गया है कि क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल होते हैं और केंद्रों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। ये आर्थिक सामाजिक नियोजन, भाषाई अल्पसंख्यक सीमा विवाद और अंतर्राज्यीय परिवहन आदि जैसे मामलों पर चर्चा करती है, सिफारिशें करती है और ये केवल विचार विमर्श और सलाहकारी निकाय है। केंद्र सरकार का गृह मंत्री जो होता है वो क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, जबकि प्रत्येक मुख्यमंत्री जो होता है वो परिषद का उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और उसकी समय अवधि क्या होती है, एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए वो रोटेशन में कार्य करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की आकस्मिकता निधि के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है। संसद ने वर्ष 1947 में आकस्मिकता निधि अधिनियम को पारित किया। तो आपके सामने पहला स्टेटमेंट लिखा गया है, यहाँ पे आपको सन दिया गया 1947 में। दूसरा लिखा गया है कि राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव इस निधि का प्रभारी होता है। अब यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो 1947 में देश आज़ाद हुआ था और अभी तक तो हमारी जो संविधान सभा है वही काम कर रही थी। ठीक है, हमारी संविधान सभा ने अभी तक काम किया था, जबकि जो इसको पारित किसने किया, तो इसको किया था 1950 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वित्त सचिव इस निधि का प्रभारी राष्ट्रपति की ओर से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि बात की जाए आकस्मिकता निधि के बारे में, तो ये किसी भी प्रकार के यदि कोई आकस्मिक व्यय आ जाता है, स्थिति हो जाती है कि आकस्मिक व्यय करना पड़ेगा, तो उस पर खर्च करने के लिए फंड बनाया गया है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसकी क्या लिमिट है, मतलब कितना बड़ा फंड है ये। ठीक है, हाल ही में पहले 500 करोड़ रुपए का हुआ करता था, अब इसको चेंज कर दिया गया है और ये इसका फंड कितना करोड़ों का बनाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही उत्तर का चयन करना है। 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। ठीक है। अगला 1975 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वित्तीय आपातकाल को अंतिम और निर्णायक घोषित करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आपके सामने 2 स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट जो है 1975 का, इसमें दिक्कत ये है कि जो 42वां संविधान संशोधन है ये नहीं था, बल्कि कौन सा था, वो था 38वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने स्थापित किया कि वित्तीय आपातकाल घोषित करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके द्वारा उन सभी प्रावधानों को जो पहले मतलब कानूनी रूप से न्यायालय को संकीर्ण करने का काम किया गया था, उनके द्वारा 44 संविधान संशोधन अधिनियम ने वापस बहाल किया और इस अधिनियम के द्वारा यह तय हो गया है कि राष्ट्रपति का निर्णय अब न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। ठीक है, तो इसीलिए कथन 2 गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा 38वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आपका ऑप्शन ए सही आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको विचार करना है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यह आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा है, महान न्यायवादी की पदावधि संविधान के द्वारा नियत की गई है। तो यहाँ पे आपने यदि PYQ सीरीज देखी हो तो आपको पता है, इसको हमने विस्तार से एक्सप्लेन किया था कि यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये कथन सही है। साथ ही साथ महान न्यायवादी की पदावधि संविधान के द्वारा नियत है, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान में इसकी कोई पदावधि निर्धारित नहीं की गई है। और ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या यह सरकार परिवर्तन के अनुसार अपने पद से त्याग दे देता है, तो इससे अपेक्षा की जाती है कि जैसी सरकार चेंज होती है तो महान न्यायवादी अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, क्योंकि उसकी जो नियुक्ति होती है वो सरकार की सिफारिश पर और सरकार के बचाव पक्ष के लिए होती है, ताकि वो सरकार के केस लड़ सके। ठीक है, और आपसे यदि पूछा जाए कि इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में महान न्यायवादी का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उम्मीदवार ने भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति चुनाव जीता। तो निर्विरोध राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता, राजेंद्र प्रसाद नहीं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने भी नहीं जीता, एन संजीव रेड्डी के द्वारा निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीता गया था, और KR नारायण भी नहीं आएगा। यदि बात करें हम जो राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी की, तो ये भारत के 6th राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इन्होंने 1977 से 1982 तक अपना 6ठे राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल दिया था। इसके साथ ही साथ ये आंध्र प्रदेश के क्या थे, आंध्र प्रदेश के CM भी थे। इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए 2 टर्म्स के लिए,
और उन्होंने विशेष रूप से कृषि और सिंचाई में विभिन्न विकास पहलों को लागू भी किया था। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर रेड्डी ने संसद सदस्य के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था, जहां उन्हें सदन की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने और संघवाद की वकालत करने के लिए सराहना भी प्राप्त हुई है। मतलब ये लोकसभा के स्पीकर भी रहे हुए हैं। तो आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति है जो आंध्र प्रदेश के 2 टर्म सीएम के रूप में और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? तो कौन होगा? एन संजीव रेड्डी होंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की निर्माण शक्ति से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट लिखा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 121 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है कि यह राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्तियों में से एक है। ठीक है। अभी पहला स्टेटमेंट है तो सही, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है? अनुच्छेद की। आपको ये यहीं पे लोचा कर दिया यहाँ पे कि अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के दौरान अवकाश में भी वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत है और यह राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के कुछ यहाँ पर क्षमादान जो शक्तियाँ होती है उसको सुमेलित करना है। ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है? पहला लघुकरण, क्षमा, प्रविलंब और विराम। आपको ये सुमेलित करना है। तो यदि बात की जाए संविधान में, तो संविधान का जो आर्टिकल 72 है उसके माध्यम से राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार देता है जिन पर उन मामलों के लिए किसी भी अपराध का मुकदमा चलाया जा रहा है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 72 में है। ठीक है। अब इसमें संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दंड किया गया कोई व्यक्ति या कोर्ट मार्शल के विरुद्ध कोई दंड से संबंधित हो, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो, चाहे वो राज्य विधि हो या संघीय विधि हो, तो ऐसे मामलों में जो राष्ट्रपति होता है वो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है यह एक कार्यकारी शक्ति है। इसमें निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन से शामिल है? आपसे स्टेटमेंट जो बनेगा ना पेपर में वो ये बनाएगा कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वो न्यायपालिका से स्वतंत्र है। इतना स्टेटमेंट बनेगा तो आपसे पूछेगा कि सही है गलत है, तो ये कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे क्या बताया गया है? क्षमा। सबसे पहला तो क्षमा मतलब क्या होता है? दंड बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सभी दंड आदेश निरर्थताओं से उसे पूर्ण मुक्त करना। तो क्षमा का मतलब होता है पूर्ण मुक्ति। ठीक है। दूसरा होता है लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है कि दंड के स्वरूप को कम करने को दर्शाता है। उदाहरण के लिए मृत्यु दंड को लघुकरण कर कठोर कारावास में परिवर्तित करना, जिसे साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। तो लघुकरण का मतलब होता है दंड के स्वरूप को कम करना। ठीक है। तो लघुकरण मतलब स्वरूप परिवर्तन। स्वरूप परिवर्तन मतलब मौत की सज़ा को कारावास की सज़ा में बदल देना। तीसरा है परिहार। परिहार मतलब होता है दंड की प्रकृति में परिवर्तन। ठीक है। यानी उसकी अवधि को कम करना। जैसे मान के चलो कि किसी व्यक्ति को पहले 10 साल की सज़ा थी तो उसको घटाकर कर दिया 5 ईयर, तो उसको बोलते हैं परिहार। अगला है विराम। विराम मतलब होता है कि किसी दोष को मूल रूप से दी गई सज़ा को विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता की स्थिति में या महिलाओं की गर्भ अवस्था की अवधि के दौरान। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान ये माना जाता है कि जो शिशु जन्म लेने वाला है वो उसकी सज़ा का क्यों भुगतान करेगा अपनी माँ के साथ। ठीक है। तो इसको विराम कहते हैं। प्रविलंब। प्रविलंब मतलब होता है कि अस्थायी अवधि के लिए किसी दंड के स्वरूप पर रोक लगा देना। इसका उद्देश्य दूसरी व्यक्ति को क्षमा याचना या दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना है, ताकि उसको एक समय मिल सके ताकि वो याचिका दायर कर सके। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? जैसे सबसे पहला क्षमा। क्षमा का मतलब हमने देखा अभी क्या है? पूर्णतः क्षमा कर देना। लघुकरण में क्या करते हैं हम? दंड के स्वरूप को परिवर्तित करते हैं। प्रविलंब में क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए अस्थायी रोक लगा देते हैं। और विराम में क्या करते हैं हम कि जो दंड उसकी सज़ा को कुछ परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में क्या करना? कम करना। तो लघुकरण में कहाँ लिखा गया है? लघुकरण मतलब दंड के स्वरूप में, तो स्वरूप को कम करने को दर्शाता है। तो आपका एक आ जाएगा क्या? 1। दूसरा लिखा गया है क्षमा। क्षमा मतलब होता है पूर्णतः समाप्ति, तो बी का क्या आ जाएगा आपका? इसमें कहाँ लिखा गया है? ठीक है। तो इसका आ जाएगा 3 नंबर वाला। सी जो आ जाएगा क्या आ जाएगा? प्रविलंब मतलब होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जो डी का आ जाएगा विशेष परिस्थिति वाला। ठीक है।
तो सी का जाएगा आपका 2 नंबर पे, मतलब कि अस्थायी अवधि के लिए डंडे पर रोक लगाना, और विराम में आ जाएगा आपका नंबर 4, जिसमें अस्थायी अवधि के लिए किसी विशेष रूप से मृत्यु पर अस्थायी रूप से रोक लगाना, ताकि वो याचिका वगैरह दायर कर सके। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की अर्हता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उसे 30 वर्ष की आयु पूर्ण किए जाना चाहिए, नंबर 1 कंडीशन है। दूसरी है कि वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव जाने के लिए अर्हित होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लोकसभा का सदस्य नहीं आएगा, बल्कि वो आता है राज्यसभा के लिए अर्हित होना चाहिए, पहला गलत। दूसरा जो होता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य के लिए जो आयु है वो 35 वर्ष है, तो आपका पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या जो होती है वो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? ये कथन आपका सही है। ये अमेंडमेंट के माध्यम से आया था। किस अमेंडमेंट के माध्यम से? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से इसको लाया गया था, ठीक है। आगे अगला जो बताया गया है वो कि मंत्रिपरिषद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो होती है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती। तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत जो कुल सदस्य संख्या है वो लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह प्रावधान 91 संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से लाया गया। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्री अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी रखते हैं। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना होगा, जिसमें राज्यसभा के मंत्री भी शामिल होते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके लिए दिया गया है यहाँ पे कि संविधान के अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल पद किसके द्वारा अंतः स्थापित किया गया था? तो मंत्रिमंडल पद जो है वो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। और क्या जोड़ा गया यहाँ पर? ये प्रावधान जोड़ा गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस में है? राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है आर्टिकल 352 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही लगेगा। तो कैबिनेट शब्द यहीं पे आपका देखने को मिलता है, जिसको किसके माध्यम से जोड़ा गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। क्योंकि ये संविधान के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसीलिए इसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो ताकि आपातकाल की जो प्रक्रिया है जो लगाने की, उसको थोड़ा सा अधिक सुचारू और तार्किक बनाया जा सके। अब दोस्तों यहाँ से हम करेंगे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें टेस्ट सीरीज़ में। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। आपको कुछ दिए गए हैं, असंतत्य और परतों के बीच को जोड़ी को सही रूप से सुमेलित करना है। असंतत्य को इंग्लिश में डिसकंटिन्यूस कहते हैं और बिटवीन लेयर के नाम से जाना जाता है। जैसे सबसे पहला है कोर्नोराड, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होता है? कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है, महाद्वीप और महासागरीय क्रस्ट होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है मोहरोविसिस। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ये क्रस्ट और मेंटल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपका मोह असंतत्य जो है उसका ये गलत है, यहाँ पे इसके ये सुमेलित होगा। रेपेटी को बोलते हैं अपर मेंटल और लोअर मेंटल के लिए। और जो लेहमेन होता है वो निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच होता है, ठीक है। इसको एक बार डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। तो इसका सही जवाब क्या पूछा गया? सही सुमेलित। तो सही सुमेलित है आपका नंबर ऑप्शन ए। जैसे यदि ये भूपरपट्टी है, ठीक है, ये सबसे पहले भूपरपट्टी का क्रस्ट दिया गया है। तो हमारी जो अर्थ है जो नीचे तक जाता है उसको कैसे बांटा जाता है? सबसे ऊपर जो होता है वो होता है लिथोस्फीयर, जो 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक के बीच होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बीच में आता है उसको बोलते हैं मेंटल, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला होता है आपका भूपरपट्टी, ठीक है। या उसके बाद जो होता है वो क्या होता है? मेंटल। और तीसरे नंबर पे आपका जो आता है वो होता है कोर, ठीक है। ये आपके 3 भाग होते हैं, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। अब जो सबसे पहला आपका आता है वो आता है लिथोस्फीयर में कॉर्नोराड डिसकंटिन्यूटी। तो कॉर्नोराड जो डिसकंटिन्यूटी होता है वो महाद्वीपीय, ये महाद्वीप है आपका और ये महासागर है। तो महाद्वीप और महासागर के बीच का जो क्रस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्नोराड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। कॉर्नोराड डिसकंटिन्यूटी के बाद अगला जो आता है वो आता है मोहो डिसकंटिन्यूटी।
तो मोहो डिसकंटिन्यूटी कौन सा होता है, ये क्रस्ट है, क्योंकि ये यहाँ पे क्रस्ट है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच जो होता है ना उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब जो मेंटल है वो दो भाग होते हैं, एक होता है अपर मेंटल और एक होता है लोअर मेंटल, ठीक है। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो होता है इसको बोलते हैं रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फिर इसी प्रकार जो कोर होता है अंदर, जो लोअर मेंटल होता है, तो लोअर मेंटल और जो बाह्य कोर होता है मतलब आउटर कोर, तो आउटर कोर और जो लोअर मेंटल होता है उसके बीच जो होता है उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और गुटेनबर्ग के बाद जो अगला आता है वो होता है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, जो अपर कोर और बाह्य कोर के बीच होता है, ठीक है। तो यदि इसी मैप को एक तरीके से और बनाया जाए तो शायद आपको ये डायग्राम से थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ सकता है। जैसे क्रस्ट है, तो क्रस्ट में महाद्वीप और महासागर के बीच जो होता है उसका नाम है कॉनराड, ठीक है। अब क्रस्ट और जो मेंटल होता है इसको अलग करने वाला डिसकंटिन्यूटी होती है मोहो डिसकंटिन्यूटी। और मेंटल जो होता है वो दो भाग होते हैं, मेंटल अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इन दोनों को जो अलग करता है उसका नाम क्या है, रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। लोअर मेंटल जो होता है और जो कोर होता है, यानी कोर का भी आउटर कोर वाला भाग, तो आउटर कोर और जो लोअर मेंटल होता है इनके बीच होता है गुटेनबर्ग सातत्य। और जो आउटर कोर और इनर कोर होता है उसके बीच जो होता है उसका नाम है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो आपको इस क्रम में ध्यान रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न, यहाँ पे कुछ लौह अयस्क दिए गए हैं और उनसे संबंधित कौन से राज्य से सुमेलित नहीं है, ये आपसे वो बताना है। जैसे सबसे पहला है किरुबुरु, ठीक है। तो किरुबुरु जो लौह अयस्क खान है वो उड़ीसा में है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है गोवा, जो गोवा है वो कहाँ पर है, गोवा खान जो है वो झारखंड में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ये झारखंड में है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है दिल्ली राजहरा, दिल्ली राजहरा जो है एक और इसके साथ में फेमस है जो है बेलाडीला, ये दोनों कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। चौथा है बाबू बुदन पहाड़ियाँ और कुद्रेमुख, आपने नाम सुना होगा, तो दोनों ही कर्नाटक में है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे उड़ीसा की एक और खान के बारे में भी सुना होगा जिसका नाम क्या है, गुरु महिशानी। तो गुरु महिशानी जो है ये कहाँ पर है, ये भी उड़ीसा में है, किरुबुरी के साथ में। जो गोवा है और एक और होती है नोआ मुंडी, तो गोवा और नोआ मुंडी जो है वो आपके झारखंड में है। तीसरा है दिल्ली राजहरा जो है वो छत्तीसगढ़ में है, इसके साथ में एक और आपने सुना होगा कभी, बेलाडीला, ठीक है। और चौथे नंबर पे बाबू बुदन की पहाड़ियाँ या कुद्रेमुख भी आपने नाम सुना होगा, ये दोनों कर्नाटक में। अगला आपका क्वेश्चन है जीव श्वसन तंत्र के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है मानव और फेफड़े, तो मानव फेफड़ों से सांस लेता है, तो ये कथन सही है। मत्स्य और श्वसन प्रणाली, तो मत्स्य जो होती है वो श्वसन प्रणाली से नहीं लेती बल्कि कैसे लेती है, वो लेती है गलफड़े से, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तीसरा है केचुआ, उसके सामने लिखा है बुक लंग्स, तो केचुआ जो होता है वो किससे लेता है, वो अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। अगला है बिच्छू, नम त्वचा, तो बिच्छू जो होता है वो किससे लेता है, वो लेता है बुक लंग से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और जो श्वास नली से कौन लेता है, कीट वगैरह जो होते हैं वो श्वास नली से लेते हैं। अगला आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो वायरल वेक्टर वैक्सीन होता क्या है, वायरल वेक्टर वैक्सीन के तहत एक वायरल वेक्टर को किसी शरीर में कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है, ठीक है, ताकि वो क्या करे, वो इसके एक एंटीडोट बना सके और आने वाले शत्रुओं की पहचान कर सके। तो इस कॉन्सेप्ट पे जो वैक्सीन बनी उसका नाम क्या है, कोविशील्ड, जो मतलब बहुत सारे लोगों को लगी भी थी। वहीं पे यदि बात की जाए जो कोवैक्सीन है, ये भी बहुत चर्चा में थी कोविड के दौरान। तो कोवैक्सीन जो है वो किस प्रकार की वैक्सीन है, इसको बोलते हैं निष्क्रिय, तो कोवैक्सीन जो है वो किस प्रकार की वैक्सीन है, निष्क्रिय वायरस वैक्सीन, ठीक है, निष्क्रिय वायरस वैक्सीन इसका नाम है। और कोविशील्ड जो है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है। जबकि फाइजर और जो मॉडर्ना है, तो फाइजर और मॉडर्ना जो है वो mRNA वैक्सीन के उदाहरण है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपरागण पादक है, ठीक है, या सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। आपसे ऑप्शन है तोरई, मक्का, लौकी और सरसों। तो यदि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो सरसों जो होता है वो स्वपरागण सरसों में देखा जाता है, क्योंकि सरसों में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि इस परागण के लिए किसी अन्य पौधे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये खुद को स्व रूप से निषेचित कर लेता है, ठीक है, स्व निषेचन की प्रक्रिया में पाई जाती है। इसीलिए सरसों में दो अलग अलग नस्लों को पार करना मुश्किल होता है। लौकी, मक्का और जो लौकी होती है, ठीक है, जो तुरई, मक्का और लौकी आपके ऑप्शन दिए गए हैं,
इसमें निषेचन के लिए एक अलग पौधे से परागण की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको याद रखना चाहिए कि स्वपरागण किसमें पाया जाता है, तो सरसों में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चमगादड़ के द्वारा लाए गए परागण को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको एक बार डिटेल में देखते हैं ताकि हम अच्छे से इसको समझ सकें कि ये होता क्या है। अब जो परागण होता है वो पराग कोश से पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण करता है। ठीक है, यदि आपने पौधे की कभी संरचना देखी हो, अब यदि नेट पे आप देख सकते हैं इस प्रकार पौधे की संरचना होती है, तो इसमें जो होता है ना, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र में क्या करता है कि पराग कोश से परागण को स्थानांतरित करता है, जिससे वो निषेचन की प्रक्रिया में पौधों में होती है। अब परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण, जिसका एग्जाम्पल किया, इसे एग्जाम्पल इससे पहले क्वेश्चन में हमने सरसों के रूप में देखा। तो स्वपरागण में जब पराग को उसी पुष्प पर परागकोश से वर्तिकाग्र प्राप्त हो जाता है, तो उसी पौधे पर दूसरे फल से या उसी किस्म के किसी अन्य पौधे से स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसको डिफरेंट करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा वर्तिकाग्र है, कौन सा अंडकोश है वगैरह है, तो जानकारी जुटाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन परपरागण एक पौधे से आनुवांशिक रूप से लेकर दूसरे पौधों की किस्म में हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अपने अभी देखे तोरई लौकी। ठीक है, ये आपने देखा था। अब परागण, स्वपरागण और परपरागण पादप दोनों के लिए परागण में महत्वपूर्ण भूमिका कुछ परागणकर्ता निभाते हैं। तो परागणकर्ता में कौन कौन आ जाएंगे, आपका कीट आ जाएंगे, पक्षी आ जाएगा, चमगादड़ आ जाएगा और चींटी आ जाएगी। यदि बात की जाए कीट की, तो कीट जो पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कीट के लिए, उसका नाम क्या है, एंटोमोफिली। ठीक है, तो कीट के लिए प्रयोग किया जाता है एंटोमोफिली। दूसरा होता है पक्षी, पक्षी के लिए किया जाता है अनार्थिथोफिली, आर्निथोफिली। ठीक है, आर्निथोफिली। ठीक है, चमगादड़ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, काइरोप्टेराफिली। और चींटी के लिए किया जाता है मर्मेकोफिली। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या क्या थे, आपके ऑप्शन थे चमगादड़। तो चमगादड़ के लिए अभी हमने देखा था क्या, चमगादड़ के लिए था काइरोप्टेरोफिली, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मेमर्थोफिली किसके लिए था, मेमर्थोफिली चींटी के लिए है। मेलेकोफिली किसके लिए था, तो मेलेकोफिली जो है वो किसके लिए है, ये कीटों के लिए हो जाएगा। और जो एनेर्थोफिली जो है वो किसके लिए हो जाएगा, वो पक्षियों के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो, जो इसमें है, जो तंजानिया में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि अजोब सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है। ठीक है, आपके ऑप्शन है अर्मेनिया, अजरबैजान, स्वीडन, फिनलैंड, ईरान, ओमान, रूस और यूक्रेन। तो आपने अभी ब्लैक सी के दौरान जब रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार चर्चा में था, तब अजोब सी के बारे में सुना होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस और यूक्रेन। तो यदि हम देखें इसको, तो ये आपका अजोब सी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आइलैंड है, जैसे एक है मारियोपोल आइलैंड, मारियोपोल बंदरगाह, ये आपका क्या है, क्रीमिया है, ये ओडेसा है। ठीक है, और सेवास्तोपोल जो एक यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है, ये अजोब सी आपका, ये ब्लैक सी है, ये मरमरा सी है। ठीक है, तो यह विश्व का सबसे उथला सागर है। यहाँ डॉन और क्यूबन नदियों का जल प्रवाह होता है, और केर्च डमरू मध्य के द्वारा यह काला सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि डॉन और क्यूबन नदी कहाँ पर जाती है, तो अजोब सी में जाती है। आपको कैसे याद रखना है, आपको इसे याद रखना है कि जैसे ये है अजोब सी। ठीक है, अजोब सी जो है वो कर्च जल डमरू मध्य के माध्यम से किससे जुड़ा हुआ है, ब्लैक सी से। ठीक है, तो ये आ गया ब्लैक सी। ब्लैक सी आगे जुड़ा हुआ है किससे, वो जुड़ा हुआ है मरमरा सी से। किस जल संधि के द्वारा, वो जुड़ा गया है बास्फोरस स्ट्रेट के माध्यम से, इससे जुड़ा हुआ है। तो आपको इस प्रकार का क्रम याद रखना है जो आगे जाके एजियन सी तक जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए कि मंदाकिनी और अलकनंदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती है। तो मंदाकिनी और जो अलकनंदा नदी है वो कहाँ पर मिलती है, वो मिलती है रुद्रप्रयाग में, क्योंकि देवप्रयाग में कौन किससे मिलता है, यहाँ पर भागीरथी नदी मिलती है अलकनंदा से। कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग जो है उसमें पिंडर नदी किससे मिलती है, अलकनंदा से। ठीक है, विष्णु प्रयाग में मिलती है कौन, धौली गंगा, किससे मिलती है, तो धौली गंगा जो है वो मिलती है अलकनंदा से। ठीक है, और एक है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में मिलती है नंदाकिनी, किससे, अलकनंदा से। तो आपको चीज़ें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में प्रभावित होने वाली उष्ण लू का परिणाम क्या है। ठीक है, तो उष्ण भारत में प्रभावित होने वाली परिणाम क्या है,
क्या चालन के माध्यम से? तो चालन क्या होता है कि जैसे एक ही लोहे की रॉड है थोड़ी देर के लिए, तो ये चालन के माध्यम से गर्म होते हैं, मतलब ये सिरा गर्म होगा तो धीरे 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 हीट को इसे आगे बढ़ाएगा, इसको बोलते हैं चालन। दूसरा है संवहन। संवहन में क्या होता है कि जैसे ये हवाई और ये गर्म किया और इसको ऊपर ले गया, गर्म हवा को ऊपर उठा दिया, मतलब तो ये होता है संवहन के माध्यम से, ठीक है। अगला है विकिरण। विकिरण में क्या होता है, जैसे ये आपके जो लघुतरण विकिरण आती है सूर्य से, तो ये लघुतरण विकिरण आई और इसके द्वारा क्या किया गया, दीर्घतरण विकिरण को हस्तांतरित कर दिया गया, तो ये विकिरण कहलाता है। लेकिन लू जो होती है वो एक प्रकार से आप सोचते हैं कि पवनों के जैसे वो क्षेत्रीय रूप से चलती है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है, उसको बोलते हैं अभिवहन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पवनों का क्षैतिज रूप से संचलन ऊर्जा ऊष्मा के स्थानांतरण को संवहन के रूप में जाना जाता है। मध्य अक्षांशों में पवनों का क्षैतिज दोलन जो होता है वो ऊर्ध्वाधर दोलन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन क्षेत्रों में दिन और रात के मौसम दैनिक मौसम में अधिकांश बदलाव मुख्य रूप से अभिवहन का परिणाम है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य अक्षांशों में किसके कारण दैनिक मौसम में अत्यधिक परिवर्तन होता है, तो अभिवहन के कारण होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेष रूप से उत्तरी भागों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान लू नामक स्थायी पवनें अभिवहन प्रक्रिया के माध्यम से होती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवेक्शन। तो आप इसका इंग्लिश नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे उच्च ज्वार निम्नलिखित में से किस देश में आता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे और फिनलैंड। तो विश्व में ज्वार जो होता है वो क्या होता है, ज्वार जो होता है वो होता है कि समुद्र तल में होने वाली एक नियमित गतिविधि जो 1 या 2 बार दैनिक वृद्धि और गिरावट को संदर्भित करती है, जो मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण होता है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार है वो कहाँ पे आता है, वो कनाडा में आता है। कहाँ पे आता है, नोवा स्कॉटिया में फंडी की खाड़ी में आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, नोवा स्कॉटिया, और यहाँ पे भी विशेष रूप से फंडी की खाड़ी में आता है, ठीक है। तो हो सकता है आपको स्टेटमेंट में सीधा दे दे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो नोवा स्कॉटिया फंडी की खाड़ी में आता है, और उसके नीचे आपको एक कारण दे दे। कारण क्या दे दे कि इसका मुख्य कारण जो है वो सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही हो जाएंगे और व्याख्या भी करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, शीत समशीतोष्ण पश्चिमी सीमांत के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? शीत समशीतोष्ण पश्चिमी सीमांत के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है लॉरेंशियन प्रकार की जलवायु, दूसरा है ब्रिटिश प्रकार की जलवायु, तीसरा है भूमध्य सागरीय जलवायु, चौथा है चीन तुल्य जलवायु, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश प्रकार की जलवायु, ठीक है। एक बार इसको समझा देता हूँ तो आप कभी नहीं भूलेंगे, और आपका हर प्रकार का इसका जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि इससे संबंधित कम से कम 2 क्वेश्चन हर साल पेपर में आते हैं, ठीक है। और आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको हमेशा समझ में आएगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कि ये अर्थ का उत्तरी भाग है, कोई सा भी उत्तरी या दक्षिणी दोनों पर ये लागू होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका वो है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री तक, मतलब 10 डिग्री अक्षांश तक। फिर उसके बाद ये आता है आपका 30 डिग्री तक, ठीक है। 30 के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 45 तक, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 60 तक, और 60 के बाद 66 मान लीजिए या 60 मान लीजिए इसको, फिर उसके बाद आ जाएगा 90 तक, ठीक है। अब इसको आप बांट लीजिए दो, यहाँ पे ऐसे पार्ट कर लीजिए इसके। फिर ये जो है ना, ये जो है ये आपका विषुवत क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका मानसूनी जलवायु हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा विषुवत, ये हो जाएगा आपका क्या क्या हो जाएंगे, ये मानसूनी हो जाएगा, सवाना, फिर मरुस्थल। तो आप ये देखेंगे कि जो 0 से 10 डिग्री तक, मतलब उत्तर और दक्षिण दोनों हेमिस्फीयर के लिए लागू होता है, ठीक है। तो उत्तर से 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में विषुवत जलवायु पाई जाती है। फिर 10 से 30 तक महाद्वीप के दोनों गोलार्धों में, महाद्वीप के पूर्वी भाग जो होता है उसमें मानसूनी जलवायु, उस जो पश्चिमी भाग होता है उसमें मरुस्थली, और उनके जो बीच वाला होता है वहाँ पे सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो 30 से 45 डिग्री तक जो महाद्वीप का पूर्वी भाग होता है उसमें चीन तुल्य जलवायु, जो बीच वाला भाग होता है इसमें स्टेपी, और जो पश्चिमी भाग होता है इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। फिर आप देखेंगे 45 से 66 तक या 60 तक तो पूर्वी भाग में लॉरेंशियन तुल्य, बीच में साइबेरियन तुल्य जलवायु, और सबसे पश्चिमी होती है ब्रिटिश तुल्य जलवायु, इसके बाद होती है टुंड्रा तुल्य जलवायु। अब क्या होता है कि इसमें जो यदि जब सूर्य की स्थिति जब साउथ हेमिस्फीयर में जाती है तो ये पेटियाँ भी ऊपर नीचे होती है। जैसे साउथ में जाती है तो पेटियाँ जो होती है धीरे से खिसक कर नीचे आ जाती है, और जब ऊपर जाती है तो ऊपर हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश तुल्य जलवायु है यहाँ पर समशीतोष्ण पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि
यहाँ पर वर्ष भर पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है, जिसके कारण यहाँ पे वर्ष वर्षा होती है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और अच्छे से कि शीत समशीतोष्ण पश्चिमी सीमांत को ब्रिटिश प्रकार की जलवायु के रूप में जाना जाता है। यह वर्ष भर पछुआ पवनों के प्रभाव में रहती है। जैसे मैंने आपको मैप में बताया था कि चाहे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर हो या साउथ हेमिस्फीयर हो, जो महाद्वीप का पश्चिमी भाग हुआ कहाँ से कहाँ तक 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका ब्रिटिश तुल्य जलवायु। तो इन्हें ब्रिटिश तुल्य जलवायु कहा जाएगा, इसको भी ब्रिटिश तुल्य जलवायु में शामिल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ष भर पश्चिम पवनों का प्रभाव रहता है। जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक तापमान जो है वो 40 फ़ारेनहाइट से लेकर 60 फ़ारेनहाइट के बीच परिवर्तित होता रहता है। सागरीय प्रभाव के कारण इन क्षेत्रों में तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए यहाँ की जलवायु अधिकतम आरामदायक और मानसिक सतर्कता के लिए आदर्श है। तो ब्रिटेन के फलीभूत होने का एक कारण ये भी था कि वहाँ की जलवायु जो थी वो आरामदायक थी और मानसिक रूप से तार्किक बनाने में मदद करती थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है माउंट भावंगपुई पर्वत, दूसरा है माउंट सारामती, माउंट आइसो और सुरतोलांग पर्वत। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फांगवई पर्वत जो होता है वो सबसे ऊंची चोटी है मिजोरम की। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसी को ब्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है और 1992 के बाद से इस पर्वत को फांगवई राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित किया गया है। ठीक है, मिजोरम में भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है फांगवई माउंट राष्ट्रीय उद्यान और एक क्या है, एक है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नागालैंड किफिरे ज़िले में 12,552 फीट की ऊंचाई के साथ जो माउंट सारामती है वो किसका सबसे ऊंचा है, ये कहाँ पे है, नागालैंड में। ठीक है, तो आपको दोनों पता चल गया, नागालैंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट सारामती, और फांगवई पर्वत कहाँ पर है, मिजोरम में है। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयले की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से किस चट्टान में पाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गोंडवाना समूह, क्योंकि इस संरचना में जो कोयले के 98% कोयला पाया जाता है। इन चट्टान का निर्माण कार्बोनिफेरस और जूरेसिक काल में होता है। यदि आपसे काल पूछा जाए इसका, तो इसको बोलते हैं जूरेसिक काल। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। फिर कोयले का विनिर्माण जो होता है उस काल की वनस्पति के दबने से होता है। अब यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं दी गई हैं और उनके कौन से राज्य हैं। जैसे सबसे पहले है रंगा नदी, फिर उसके नीचे दोयांग, फिर है तिपाईमुख और चौथा है रंगित। तो आपको यहाँ पे जोड़ी मिलाना है। जैसे रंगा नदी जो है, रंगा नदी जो कहाँ पर बहती है, वो बहती है अरुणाचल प्रदेश में, तो ए का हो जाएगा 2। दूसरा है दोयांग, दोयांग जो है वो नागालैंड की है, तो यहाँ बी का 1 हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 1। तीसरा है तिपाईमुख, तिपाईमुख जो है वो कहाँ पर है, वो मणिपुर में है। ठीक है, अभी जो वार चल रहा था उसमें वो ज़्यादा चर्चा में भी थी, सी का 4। और डी का है रंगित, रंगित का आ जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका 3। जो रंगित नदी है वो तीस्ता नदी का जब विवाद चल रहा था, आपने कभी नोटिस किया हो, तो तीस्ता नदी विवाद के समय रंगित नदी काफ़ी चर्चा में थी। और ये जो है वो यूपीएससी के क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट में रंगित नदी के बारे में पूछा था। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिंक करके चलना है, तभी आपका पेपर निकलेगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत की 2 और फेमस है, एक है धौलेश्वरी, तो धौलेश्वरी कहाँ पर है, धौलेश्वरी है मिज़ोरम में। और एक आपकी फेमस है कोपिली, कोपिली कहाँ किस राज्य में है, तो कोपिली जो है वो असम राज्य में है। ठीक है, तो आपको 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ से और मिल जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आपको 2011 की जनगणना अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर साल इससे दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 53। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, बृहत हिमालय पीरपंजाल श्रेणी, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या पीरपंजाल श्रेणी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहत हिमालय और पीरपंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ यदि बात की जाए कश्मीर घाटी की, तो इसे करेवा संरचना के लिए जाना जाता है। करेवा जो है वो केसर की खेती के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना प्राकृतिक रूप से यहाँ पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा बृहत हिमालय में आप देखेंगे जोजिला, पीरपंजाल रेंज, बनिहाल, जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज, खारतुंगला वगैरह भी यहाँ पे पाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है, 10 डिग्री चैनल के रूप में जाना जाता है। तो ये अंडमान हो गया आपका। ठीक है, ये अंडमान है और ये निकोबार है, इसको अलग करने वाले चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, जबकि 9 डिग्री जो चैनल जो ऑप्शन में दिया गया है, ये किसको किससे अलग करता है,
तो ये अलग करता है किसको, मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। ठीक है। 8 डिग्री चैनल जो है वो किससे अलग करता है, ये अलग करता है मिनिकाय को मालदीव से अलग करता है। ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है, आपको याद इस प्रकार से रखना है कि जैसे सबसे पहले आ जाएगा आपका 8 डिग्री चैनल। ठीक है। 8 डिग्री चैनल जो है यहाँ पे आपका मालदीव है और यहाँ पे आ जाएगा मिनिकाय। ठीक है। फिर आ जाएगा 9 डिग्री चैनल, यहाँ पे आ जाएगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है। फिर यहाँ पे 10 डिग्री चैनल, यहाँ पे अंडमान, यहाँ पे निकोबार। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा दर्रा कनेक्टिंग स्थान सही रूप से सुमेलित है। आपके ऑप्शन है जोजिला, बनिहाल, शिपकिला और बारालाचा। ठीक है। तो यदि बात की जाए जोजिला की, तो जोजिला जो है वो श्रीनगर से लेह के बीच है, तो ये कथन सही है। बेनिहाल जो है वो श्रीनगर से जम्मू के बीच में है, तो श्रीनगर से लेह नहीं बल्कि श्रीनगर से जम्मू के बीच में है। ठीक है। तो ये कथन, और जो जोजिला जो है वो ये गलत हो जाएगा क्योंकि श्रीनगर से लेह के बीच में है। ठीक है। शिपकिला जो है वो शिमला से तिब्बत के बीच में है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और बारालाचा जो है वो मनाली से लेह के बीच में है, नहीं, बारालाचा जो है वो मंडी से लेह के बीच में है। ठीक है। मंडी जो है वो हिमाचल प्रदेश में, आपने इलेक्शन में भी देखा होगा कि कंगना रनावत मंडी से खड़ी हुई थी चुनाव में। ठीक है। तो मंडी से लेह के बीच है बारालाचा दर्रा। और यदि बात की जाए रोहतांग दर्रे की, तो रोहतांग दर्रा जो है वो कहाँ पर है, वो मनाली से लेह के बीच में है। ठीक है। तो ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अली आपके लिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, अगला प्रश्न है कि अभ्रक के कौन कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ पर मणिक यानी रूबी, मस्कोवाइट और बायोटाइट, ये तीनों ही अभ्रक के प्रकार होते हैं, तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। यदि बात की जाए यहाँ पे मणिक या रूबी की, तो ये जो होता है वो वाइट रंग का होता है, तो इसे वाइट कहा जाता है। दूसरा है मस्क्वाइट जो होता है हल्का सा पिंक रंग का होता है। ठीक है। वाइट के बारे में, तो ये ब्लैक या गहरे रंग का होता है। ठीक है। आंध्र प्रदेश भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडारण है। तो आपसे पूछा क्या जा सकता है कि सबसे बड़ा भंडारण कौन है अभ्रक का, तो वो कौन है, वो है आंध्रा। ठीक है। आंध्र प्रदेश है। फिर अगला प्रश्न देखें, तो भारत में वनों से संबंधित संस्थान और उनके स्थान कौन कौन से हैं, तो उनको सुमेलित करना है आपको। यदि बात की जाए वन अनुसंधान संस्थान की, तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, वो देहरादून में है। तो एक आ जाएगा आपका क्या, एक आ जाएगा 4। यदि बात की जाए शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान की, तो ये शिमला में है, तो इसका आ जाएगा बी का 3। सी की बात की जाए काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ये बेंगलोर में है, तो इसका आ जाएगा 2। और डी नंबर पर जो है पर्णपाती वन संस्थान, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, पर्णपाती जो है वो जबलपुर में है। तो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आ जाएगा आपका कहाँ पर, तो ये आ जाएगा शिमला में। यदि बात की जाए काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान की, तो बेंगलोर में है। और पर्णपाती वन संस्थान जो है वो आपका कहाँ पर है, जबलपुर में है। ठीक है। तो आपका सही क्रम क्या बनेगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1 जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। इसके अलावा यदि बात की जाए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का पूछे आपसे, तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, वो है जोधपुर में। यदि आपसे पूछा जाए वन उत्पादकता संस्थान कि वन की प्रोडक्टिविटी से संबंधित संस्थान कहाँ पर है, तो वो रांची में है। ठीक है। आपसे पूछ सकता है वो कि वर्षा और आर्द्र पर्णपाती वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, वर्षा और आर्द्र पर्णपाती जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, वो है जोरहाट असम में है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है चीज़ें। अगला प्रश्न है वन मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये मृदाएं जो होती है वो जीवाश्मों से समृद्ध होती है। दूसरा है ये पोटास, फास्फोरस और चूने से भरपूर होती है। तो ये जीवाश्म से समृद्ध होती है तो कथन सही है, लेकिन इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना नहीं पाया जाता है, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यदि इसकी डिटेल की बात की जाए तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है कि पर्वत वन ये मृदा क्या होती है, तो पहाड़ी ढलानों पर बढ़ने के कारण इन मृदाओं में पतली परत होती है, पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा, जबकि मृदाएं जो होती है वो जीवाश्मों से क्या होती है, समृद्ध होती है। ये जीवाश्म अविघटित रहते हैं जिससे ह्यूमिक एसिड का उत्पादन होता है और मृदा की अधिक अम्लीय हो जाती है। मतलब जीवाश्म यदि अविघटित रहता है तो मृदा क्या होती है, उसमें प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, प्रोसेस नहीं हो पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जीवाश्मों के कारण उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड हो जाता है और ह्यूमिक एसिड के कारण मृदा अम्लीय हो जाती है।
तथा उनमें पोटास, फास्फोरस और चूने जैसे आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं, इनकी कमी दिखती है, जिससे मृदाएँ जो होती है वो कम उपजाऊ होती है। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों पर आप देखेंगे कि खेती बाड़ी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ढलानों पर उनकी उपस्थिति के कारण इन मृदा का उपयोग मुख्य रूप से चाय, कॉफ़ी, मसालों में किया जाता है। और इसके अतिरिक्त इस मृदाओं में अपरदन की समस्या भी एक बड़ी संभावना देखने को मिलती है, जिसके कारण जो भूस्खलन की संभावना होती है। तो वही कारण है कि नीलगिरी वगैरह का पर्वतीय क्षेत्र जो है और जो आपका हिमालयन पर्वत क्षेत्र में आपको भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। पहला है कोयना, प्राणहिता, भीमा और भवानी। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो कोयना है और भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। यदि बात की जाए आपके प्राणहिता की, तो प्राणहिता जो है वो किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। और यदि बात की जाए भवानी की, तो भवानी जो है वो किसकी सहायक है, वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। तो कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, उसमें घाट प्रभा आ जाएगी, मल्ल प्रभा आ जाएगी, आपकी तुंगभद्रा आ जाएगी। ठीक है, मूसी, मनेरू। गोदावरी की यदि बात करें तो उसकी सहायक नदियों में आप होती है मांजरा, पेनगंगा, बरधा, विनगंगा, सबरी, प्राणहिता। कावेरी की यदि बात की जाए तो कावेरी में आ जाएगी हिरंगी, हेमवती, भवानी, अंकावती, कवानी, स्वर्णावती, अमरावती। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत के साथ सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश साझा करता है। ठीक है, जिसकी सीमा कुल कितनी है, 4096.7 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि कौन कौन से राज्य शामिल करते हैं बांग्लादेश से सीमा साझा में। तो आपके पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, असम आ जाएगा, फिर आपका मेघालय आ जाएगा, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, और मिज़ोरम भी करता है। तो ऐसे कौन 1, 2, 3, 4, 5 राज्य आपके बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, चेना कहा जाता है। ठीक है। यदि बात की जाए तोंग्या, तो तोंग्या जो इस्तेमाल जो वर्ड किया जाता है वो बर्मा में कहा जाता है। यदि बात की जाए तामराई की, तो तामराई का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, थाईलैंड में किया जाता है। ठीक है। अगला है लदांग। लदांग जो है वो शब्द कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, वो किया जाता है मलेशिया में। भारत में कहते हैं स्थानांतरित कृषि या झूम खेती। ठीक है। एक वर्ड होता है हुमाह। हुमाह जो इस्तेमाल किया जाता है वो जावा में किया जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ एक वर्ड होता है मिल्पा। तो मिल्पा भी झूम खेती को कहते हैं और इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये अफ्रीका में और मिडिल अमेरिका में किया जाता है। ठीक। तो मिल्पा, हुमा जावा में, मलेशिया में क्या किया जाता है, लदांग, तामराई जो है वो थाईलैंड में, त्योंग जो है बर्मा में, और चेना जो है वो श्रीलंका में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूपर्वतीय निम्नलिखित परतों में से नीफे परत के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है। तो नीफे किसे कहा जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा कोर को नीफे कहा जाता है। ठीक है। नीफे मतलब निकिल और एफी मतलब आयरन। तो निकिल और आयरन जो है वो कोल में होते हैं। इसके अलावा जो आपको दो ध्यान रखना है, एक होता है सियाल और एक होता है सीमा। ठीक है। तो सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये भूपर्वतीय में सबसे ऊपर पाए जाते हैं। फिर होता है सीमा। सीमा में होता है आपका, इसमें होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो इसको एक बार अच्छे से बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ पर आपका होता है सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में पूछा है नीफे, ये होता है बीच में, इसमें होता है क्या, निकिल और आयरन। दूसरे नंबर पे होता है आपका सीमा, जिसको जो आपका मेंटल वाला हिस्सा है वो सीमा होता है, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। तीसरे नंबर पे होता है सियाल, तो इसमें होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भूपर्वतीय में क्या हो जाएगा सियाल, मेंटल में क्या आ जाएगा सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कोर में क्या आ जाएगा आपका नीफे मतलब निकिल और आयरन। अगला लिखा गया है कि पवित्र वन और उनके नाम लिखे गए हैं, आपको सुमेलित करना है। ठीक है। कौन सा सही सुमेलित है, पहला है गुम्पा वन। तो गुम्पा वन अरुणाचल प्रदेश में ही कहा जाता है, ये कथन सही है। दूसरा है देवराय। देवराय जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो गोवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कथन गलत है। क्योंकि यदि बात की जाए जो गमखाफ की, तो गमखाफ जो है वो मणिपुर में इस्तेमाल किया जाता है, नागालैंड में नहीं किया जाता। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा है गरमथन की। तो गरमथन जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है वेस्ट बंगाल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुम्पा, जो वन इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत के पवित्र उपवन, पहला है गुम्पा वन अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है देवराय गोवा, तीसरा है गमखाफ यानी मणिपुर में, चौथा है गरमथन जो है पश्चिम बंगाल, पांचवा है देवरा काडू कर्नाटक में, देवभूमि उत्तराखंड,
और ओरण राजस्थान में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आप लोग इसको मैप बनाकर भी याद कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे गुम्पा वन है तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा गुम्पा वन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके गुम्पा वन। दूसरे नंबर पे देवराय जो कि गोवा में है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, देवराय। ठीक है, तीसरे नंबर पे गमखाफ, गमखाफ कहाँ पे, मणिपुर में है, तो यहाँ पे मणिपुर में आ जाएगा गमखाफ। ठीक है, चौथा नंबर पे गरमथन, वो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गरमथन। अगला है देवरा काडू, देवरा काडू कर्नाटक में है, तो ये हो जाएगा आपका देवरा काडू। ठीक है, अगला है देवभूमि, तो ये तो सब जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड में है। फिर ओरण जो है राजस्थान में, तो यहाँ पे आ जाएगा ओरण। तो आप यदि मैप के थ्रू जैसे ओरण याद कर लिया, अभी आपको पता चल गया है वेस्टर्न साइड पे ओरण राजस्थान में होगा। देवराय पता चल गया कि वेस्टर्न कोस्ट पे तो गोवा हो सकता है। देवरा काडू जो हो गया कर्नाटक में हो गया। गरमथम आपको पता चल गया कि यार बांग्लादेश की ना खाड़ी के आसपास कहीं पे वहीं पे पड़ रहा है, तो वो हो जाएगा क्या, गरमथन, वेस्ट बंगाल। यदि आपसे पूछा कि गमखाफ कहाँ पर है, तो आप इतना समझ जाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य होगा, तो बाकी राज्य तो कम से कम हटा देंगे। तो ये कहाँ पर है, ये है मणिपुर में, और गम्पा वन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनको जोड़ी मिलाना है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये बिहार में है, तो एक आ जाएगा आपका 3। यदि ए का 3 होता है तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, तो वी का जाएगा 4। तीसरा है मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है, तो आपका सी का जाएगा 2। ठीक है, तो सी के 2 से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें मोलिंग नेशनल पार्क जो कहाँ पर है, तो मोलिंग जो है आपका वो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि जैव विविधता के मापन के संदर्भ में आपको विचार करना है कौन सा कथन सही है। अल्फा विविधता को किसी विशेष पारितंत्र में प्रजातियों की संख्या की गणना करके मापा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है गामा विविधता एक बृहद क्षेत्र या क्षेत्र में कुल प्रजातियों की समृद्धि होती है, तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ के ऑप्शन हो जाएगा कि आपका सी हो जाएगा। अब इसको एक बार डिटेल में देखते हैं। तो जो विविधता का मापन किया जाता है वो 3 स्तर पर किया जाता है। एक होती है अल्फा विविधता, एक है बीटा विविधता और एक है गामा विविधता। जो अल्फा विविधता होती है उसे किसी विशेष पारितंत्र में प्रजातियों की संख्या की गणना करके मापा जाता है। ठीक है, यह विविधता जो एक समुदाय में मौजूद है वो जिसे स्थानीय विविधता के रूप में भी जाना जाता है। तो मान के चलिए कि ये एक पारितंत्र है बड़ा सा। ठीक है, तो इसमें भी एक विशेष पारितंत्र ये है जिसकी एक विशेष प्रजाति मान के चलिए हाथियों की। तो हाथी की जो संख्या मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अल्फा विविधता। दूसरा है बीटा विविधता। बीटा विविधता जो होती है वो 2 आसन्न पारितंत्रों के बीच प्रजातियों की विविधता है और पारितंत्र के लिए अद्वितीय प्रजातियों की संख्या की तुलना करके प्राप्त की जाती है। यह एक समुदाय में एक निवास स्थान से दूसरे में ढाल के साथ विभिन्न प्रजातियों की सापेक्ष समृद्धि है जो मुख्य रूप से आवासों की भौतिक स्थिति में भिन्नता के कारण आई है। यह उन समुदाय में विविधता का मात्रात्मक माप है जो बदलते परिवेश के साथ अनुभव किए जाते हैं। मतलब ये एक परितंत्र ए और एक परितंत्र है आपका बी, तो इन दोनों में जो तुलनात्मक अध्ययन करके जो किया जाएगा उसको बोलेंगे बीटा विविधता। और गामा विविधता जो होती है वो एक बृहद क्षेत्र, मतलब ये मान के चलिए पूरा क्षेत्र, इसका जब अध्ययन करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, गामा विविधता। तो गामा विविधता जो होती है वो एक बृहद क्षेत्र में कुल प्रजातियों की समृद्धि को संदर्भित करती है। एक क्षेत्र में विभिन्न पारितंत्र की समग्र विविधता का अध्ययन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अल्फा मतलब होता है एक की, बीटा मतलब होता है आपकी 2 पारितंत्रों के बीच तुलना, और गामा में क्या करते हैं, हम संपूर्ण पारितंत्र का अध्ययन करने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री पर्यावरण को मानवीय गतिविधियों से बचाने के लिए पहली वैश्विक अभिसमय कौन सा था। तो समुद्री पर्यावरण को मानवीय गति से बचाने के लिए पहला वैश्विक अभिसमय कौन सा था, तो आप ध्यान होगा आपको कि उसको बोलते हैं लंदन अभिसमय। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अवशिष्ट अन्य पदार्थों की डंपिंग पर समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो लंदन अभिसमय था इसको 1972 में अपनाया गया था। यह मानव गतिविधि से समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से अभिसमय है। यह वर्ष 1975 से प्रभावी हुआ, मतलब इसको अपनाया तो 72 में गया, लेकिन ये इन्फोर्स में कब आया, 1975 में आया। साथ ही साथ इसका लक्ष्य जो है वो समुद्री प्रदूषण के सभी स्रोतों के प्रभावी विनियमन को बढ़ावा देना है, और इसको 87 जो राष्ट्र है, नेशन है, उनके द्वारा अपना लिया गया है। ठीक है, आगे आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप स्टॉकहोम अभिसमय, रॉटरडम अभिसमय और बेसल अभिसमय के बारे में बताएंगे कमेंट करके यहाँ पर कि किससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व संरक्षण कांग्रेस किसके द्वारा आयोजित की जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा IUCN,
जो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने क्या काम करिए कि जो संस्थाओं वगैरह का नाम है उसको इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि उनके शॉर्ट फॉर्म से ही हमें अधिकतर चीज़ें याद है। जैसा भी यहाँ पे IUCN, अब आप इसका इंग्लिश यदि हिंदी में पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा चीज़ों को याद रखना। इंग्लिश में आपको IUCN सीधा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यह विश्व भर के सभी स्थानों में 4 वर्षों में आयोजित की जाती है और उद्घाटन कॉन्फ्रेंस जो है वो 1948 में की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है कि ईटाई रोग किसके संदूषण के कारण होता है। तो ईटाई रोग जो है वो कैडमियम के कारण होता है और 1965 में जापान में इसको पहली बार रिपोर्ट किया गया था, जो प्रकार से जल प्रदूषण है एक प्रकार का। ठीक है, तो उसी के माध्यम से ठहराया जाता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा है, अगला प्रश्न है कि भारत में जैव मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है। तो भारत में जैव मंडल रिजर्व की टोटल संख्या 18 है। ठीक है, इसे बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पदनाम दिया गया है। ठीक है, सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रमुख क्षेत्र को मान्यता देते हैं, जिसमें स्थलीय, तटीय, समुद्री परितंत्र शामिल किए जाते हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और वो यूनेस्को के जो एक प्रोग्राम आपने सुना होगा, मेन्ड एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB प्रोग्राम, इसके द्वारा संचालित किए जाते हैं और भारत इसका एक हस्ताक्षरकर्ता भी है। 1986 से भारत सरकार के द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए भंडारों के प्रबंधन और विकास के कारण इसका समर्थन किया गया और पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्यों में 9:10 के रूप में फंड दिया जाता है। और यदि बात की जाए तो कहाँ कहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, तो सबसे पहला एक है कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है, एक है नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। ठीक है, एक है कंचनजंगा जो सिक्किम में है। ठीक है, एक है देहांग दिबांग जो अरुणाचल प्रदेश में है। फिर है आपका एक ग्रेट निकोबार। ठीक है, एक है कच्छ गुजरात में। फिर यहाँ पे आपका है अगस्त्य मलाई। फिर गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, ये जंक्शन पे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के। फिर एक है शेषाचलम, ये सबसे बड़ा है। फिर एक सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नौकरेक जो है मेघालय में है, मानस असम में है, दिब्रू सिखोवा असम में है। और फिर आपका पन्ना जो है MP में है, पचमणी MP में है, अर्चना कुमार अमरकंटक जो है वो छत्तीसगढ़ और MP दोनों में है। तो इस प्रकार से आपको ये नाम याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से रामसर स्थल जो है वो कहाँ पर है, वो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आपका पहला जो है वो है समन पक्षी अभ्यारण्य, तो ये तो उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि जो बात की जाए जो कांजली झील, तो कांजली झील जो है वो कहाँ पर है, ये है पंजाब में। और अंशुपा झील की यदि बात की जाए तो अंशुपा झील जो है वो कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगला है वैश्विक पर्यावरण सुविधाओं किसके द्वारा स्थापित की गई है। तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा किसके द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये रियो शिखर सम्मेलन के साथ स्थापित की गई थी। कब की गई थी, 1992 में जो पहला अर्थ समिट हुआ था उसमें ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी को स्थापित किया गया था। ये एक प्रकार की एक अनूठी फैसिलिटी है जिसमें संयुक्त राष्ट्र की 18 एजेंसियां शामिल है और बहुत सारे बैंक वगैरह भी इसमें शामिल हैं। ये 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों के लिए सहायता देती है। इसके कौन कौन से समझौतों के लिए सहायता देती है, GF। तो GF जो है वो आपने सुना होगा किस किस के लिए, एक है POPs जो स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है। फिर आपका एक है UNCBD, UNFCC के बारे में यदि सुना हो, CCC। ठीक है, फिर एक सुना होगा आपने UNCCD के बारे में, और एक होता है पारे पर मीनामाता कन्वेंशन। तो आप ये 5 चीज़ों के लिए जो है वो GF दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय पारस्परिक क्रियाएं जहाँ एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है, उसे क्या कहते हैं। तो अंतर्राज्यीय पारस्परिकता लाभ, जहाँ एक प्रजाति को लाभ और दूसरे को अप्रभावित होती है, उसको कहते हैं सहोपकारिता। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सहोपकारिता में तो दोनों को लाभ होता है। ये होता है सहभोजिता, जिसमें एक को लाभ होता है दूसरा अप्रभावित रहती है। परजीविता में एक को नुकसान होता है एक को लाभ होता है। और अंतर्जातीय परजीविता में भी वही चीज़ देखने को मिलती है कि एक अप्रभावित रहती है और एक को नुकसान होता है। ठीक है, अगला है कन्नौज की लड़ाई निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ी गई। तो कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई, इसका सही जवाब हो जाएगा 1540 में लड़ी गई थी। और जो कन्नौज की लड़ाई है वो चौसा की लड़ाई जो हुई थी 1539 में, इसमें चौसा की लड़ाई हुई थी। इसमें हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह सूरी ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और इसके बाद वह आगरा की ओर बढ़ा और हुमायूं से अपना सामना
वापिस हुआ, और वो कन्नौज में युद्ध हुआ 1540 में, जिसको बेलग्राम के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसे अनाज व्यापारी के रूप में जाना जाता था? तो अनाज का व्यापारी कौन था? इसको बोलते हैं महसूल। महसूल जो था वो अनाज व्यापारी के रूप में जाने जाते थे। खराज एक प्रकार का क्या होता था? भू राजस्व होता था, तो ये तो हो नहीं सकता है। कारवानियन किसको कहा जाता था? कारवानियन भी अनाज व्यापारी ही होते थे। ठीक है, फिर आपका जो ये है मवास, मवास क्या होते थे? मवास जो होते थे वो होते थे विद्रोही क्षेत्र। ठीक है, और माफ़ कीजिएगा, जो महसूल होते थे, महसूल कौन होते थे? ये एक प्रकार का अनुमानित व्यय होता था, तो अनुमानित व्यय होता था, तो ये नहीं आएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? कार्बोनियन होगा, जिसको अनाज व्यापारी के रूप में जाना जाता था। यदि शब्दावली की बात की जाए तो महसूल जो था उसे अनुमानित व्यय आय के रूप में, खराज जो था वो भू राजस्व था, बलि क्या होते थे? एकताधारक होते थे, मवास जो होते थे वो विद्रोही भूभाग होता था, इनाम जो होता था वो राजस्व मुक्त अनुदान होता था, जीतल जो होता था वो कॉपर का सिक्का होता था। ठीक है, और कारवानियन जो होते थे वो अनाज के व्यापारी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, तारामय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तारामय योजना जो है वो होयसल कला से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पंचायतन शैली की क्रूस पर चढ़ाए गए जमीनी योजना के विपरीत इस मंदिर में एक प्रकार से तारे की डिजाइन की जाती है, और इसके प्रमुख केंद्र जो हैं वो बेलूर, हेलबिडे और श्रृंगेरी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि किसे जहांगीर के द्वारा नादिर अल जमान की उपाधि दी गई? तो नादिर अल जमान की उपाधि जहांगीर ने अबुल हसन को दी थी। ठीक है, क्यों दी थी? तो चित्रकला में उसकी उत्कृष्टता के लिए नादिर अल जमान की उपाधि दी थी। ठीक है, जहांगीर के द्वारा दी गई थी। उसके द्वारा अलंकृत चित्र में जहांगीर अपने हाथ में अकबर के चित्र के साथ और दरिद्रता की आकृति को मारते हुए जहांगीर को दिखाया गया है। ठीक है, अगला है कि खानवा की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो खानवा की जो लड़ाई थी वो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ाई गई थी। तो ये भी BYQ का क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कभी। तो 1527 ईस्वी में इनकी लड़ाई हुई थी, और राजपूतों ने बाबर को घेर लिया था, लेकिन उसकी तकनीकी रूप से बेहतर सेना ने इसको जीत हासिल कर ली। अगला है कि कठिन व्यायाम के बाद मांसपेशियों में दर्द किसके संचय के कारण होता है? तो कठिन व्यायाम के बाद मांसपेशियों में जो दर्द होता है वो होता है आपके लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, लैक्टिक अम्ल में क्या होता है कि कठोर शारीरिक गतिविधि के दौरान शरीर अवायवीय शोषण में बदल जाता है। अवायवीय शोषण के परिणाम स्वरूप जो मांसपेशियाँ होती है उनमें ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा उत्पादित होती है, तो O2 के बिना जो ऊर्जा उत्पादित होती है उसी को क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण। और अवायवीय शोषण के कारण इसमें दर्द उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसकी जो अवायवीय शोषण होता है इसमें लैक्टिक अम्ल निकलता है और इसी के कारण दर्द होता है। कौन सा मच्छर मनुष्यों में डेंगू के लिए उत्तरदायी है? तो डेंगू के लिए जो उत्तरदायी मच्छर इसका नाम है एडिज इजिप्टी नाम है। ठीक है, ये आपको हो गया। अगला क्वेश्चन है कि भोजन को नीचे की ओर धकेलने के लिए ग्रास नली के संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ग्रास नली के संकुचन और विस्तार की जो प्रक्रिया होती है उसे क्रमाकुंचन कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं पेरिस्टलिसिस। ठीक है, ये कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त जीवित उर्वरक जैव उर्वरक नहीं है? तो जीवित जैव उर्वरक कौन सा नहीं हो जाएगा? यदि एजोटोबैक्टर जो है आपका वो तो जीवित जैव उर्वरक के अंतर्गत आता है। फिर आपका जो क्लोस्ट्रिडियम है वो भी जैविक उर्वरक के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आपका नॉस्टॉक भी आता है, लेकिन राइजोबियम जो है वो जैव उर्वरक के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो जैव उर्वरक होता है वो क्या होता है? विशिष्ट सूक्ष्म जीवों की जीवित या निष्क्रिय कोशिकाओं वाले पदार्थों को जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है। ये सूक्ष्मजीव राइजोस्फीयर पौधे की जड़ों के आसपास मृदा के साथ क्रिया करते हैं ताकि पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व अवशोषित करने में सहायता प्राप्त कर सकें। वे मृदा में कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं को गति प्रदान करते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि पौधों के उपयोग के लिए पोषक तत्व अधिक मात्रा उपलब्ध कराते हैं। विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक हैं, कौन कौन से? उनकी प्रकृति कार्य समूह में प्रकृत हैं। इसके लिए नाइट्रोजन स्तरीकरण जैव उर्वरक शामिल है। मुक्त जीवित प्रकार जैसे एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, एम्बेनास्टॉक शामिल है। राइजोबियम और फ्रेंकिया जो हैं वो सहजीवी प्रकार के जैव उर्वरक होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि पोषक तत्व की कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो यदि आपसे बात की जाए फास्फोरस की कमी से, तो फास्फोरस की कमी से कौन सा रोग होता है? सिकल रीफ रोग होता है, तो एक आ जाएगा क्या? 2। दूसरा है मैग्नीज की कमी से। मैग्नीज की कमी से होता है मार्स स्पॉट रोग, तो
मटर में मार्स स्पॉट रोग हो जाता है तो मैग्नीज का जाएगा आपका बी का 1। तीसरा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कमी से जो रोग होता है वो तंबाकू के सेंड डाउन रोग होता है तो 4। और नाइट्रोजन की कमी से जो रोग होता है वो फूल गोभी में बटनिंग रोग होता है तो डी का हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3 सही क्रम हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे है कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। पहला है फास्फोरस, तो फास्फोरस से होता है सिकल लीफ रोग, ये कथन हो गया। मैग्नीज से होता है मार्श स्पॉट रोग मटर में। मैग्नीशियम से होता है तंबाकू में सेंड डाउन रोग। नाइट्रोजन के कारण होता है फूलगोभी में बटनिंग रोग। पोटेशियम के कारण होता है पत्तियों के किनारे हरितहीनता। और जिंक के कारण होता है नई पत्तियों का कांसीकरण या धब्बे जमना। तो धब्बे जमना जो होता है वो जिंक के कारण होता है। दूसरा पोटेशियम के कारण होता है पत्ती में हरितहीनता। नाइट्रोजन के कारण होता है फूल गोभी में बटनिंग। मैग्नीशियम के कारण होता है तंबाकू में सेंड डाउन। मैग्नीज के कारण होता है मटर में मार्स स्पॉट। और फास्फोरस के कारण होता है सिकल लीफ रोग। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगला प्रश्न है कि फॉर्टिफाइड राइस हानिकारक किसके लिए हो सकते हैं। पहला है अस्थमा से ग्रसित लोगों के लिए। दूसरा है सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित लोगों के लिए। उच्च रक्तचाप से ग्रसित लोगों के लिए। और चौथा है मधुमेह से ग्रसित लोगों के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित लोगों के लिए ये फॉर्टिफाइड राइस, ये हालिया अध्ययन में साबित हुआ है कि इनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। फोर्टिफाइड राइस क्या है, भारत सरकार के द्वारा जो चावल है जो पीटीएस सिस्टम के तहत दिया जाता है उसको पोषक तत्व पूर्ण बनाने के लिए फोर्टिफाइड राइस के रूप में अनाज को मिलाया जाता है तो उसी को फोर्टिफाइड राइस कहते हैं। अगला है कुछ रोग और उनके प्रेरक एजेंट कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे मलेरिया, यहाँ पे मलेरिया का नाम सबने सुना होगा शायद। ठीक है, तो मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। यदि एक पता आपको डी का दो तो आपके यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी डी, तो डी का हो जाएगा आपका 2। अब यदि बात की जाए तो कंठमाला जो होता है, तो कंठमाला जो रोग होता है वो वायरस के कारण होता है तो ए का हो जाएगा आपका 3, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर बचला है एथलीट फूट, एथलीट फूट जो होता है वो किसके कारण होता है, वो कवक के कारण होने वाला रोग है तो बी का 4। तो बी का 4 तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें एस्कारियासिस, एस्कारियासिस जो होता है वो गोल कृमि के कारण होने वाला रोग है। तो कंठमाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुम्पस कहते हैं, मुम्पस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो जो पेरिकार्डियल होता है वो एक 2 स्तरीय झिल्ली होती है जो हृदय को घेरती है और यह शारीरिक झटके के विरुद्ध एक कुशन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, 2 परतों के बीच एक तरल पदार्थ होता है जो घर्षण को क्या करता है, कम कर देता है, जिससे हृदय धड़कता है और आसानी से चलता रहता है। यह द्रव न केवल चिकनाई उत्पन्न करता है बल्कि प्रभावों को भी अवशोषित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हृदय बिना नुकसान के प्रभावी रूप से कार्य कर सके। इसके अतिरिक्त पेरिकार्डियल हृदय को छाती के भीतर रखने में सहायता करता है और संक्रमण को आसपास फैलने से भी रोकता है। तो पेरिकार्डियल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी द्रव्य है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो ओम जो है वो विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सी एक एसआई मूल इकाई एसआई मूल इकाई है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा लंबाई जो है इसकी मूल इकाई क्या है, एसआई है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी ध्वनि की प्रबलता और मृदुता किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो किसी ध्वनि की जो प्रबलता है और आपकी जो मृदुता है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो वो होती है उसके आयाम के माध्यम से, एम्पलीट्यूड के माध्यम से निर्धारित होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ध्वनि की प्रबलता या मृदुता जो होती है वो उसके आयाम पर निर्भर करती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, जो ध्वनि तरंग की ऊंचाई होती है, आयाम जो होता है वो इस बात से प्रभावित होता है कि किसी वस्तु को कंपन करने के लिए कितना कठिन बनाया जाता है। जैसे जैसे ध्वनि तरंगें अपने स्रोतों से दूर जाती है वे फैलती है, उनका आयाम और प्रबलता जो होती है वो दोनों ही कम हो जाते हैं। यही कारण है कि ध्वनियाँ स्रोतों से जितनी दूर जाती है उनकी मृदु उतनी ही मृदु हो जाती है। अगला प्रश्न है हीरे की चमक किसका परिणाम है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है प्रकीर्णन और चौथा है पूर्ण आर्थिक परावर्तन। तो किसका है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, क्योंकि हीरा जो होता है उसमें अद्भुत चमक होती है और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही उसमें चमक होती है। क्योंकि हीरा जो होता है वो वायु अंतरपृष्ठ के क्रांतिक कोण में कितना होता है, उसका लगभग जो होता है वो 24.4 डिग्री के आसपास होता है उसका क्रांतिक कोण, जो बहुत ही छोटा है। इसीलिए जब एक बार प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की संभावना बहुत ही अधिक हो जाती है। प्राकृतिक हीरे में वह चमक नहीं होती जिसलिए हीरे जाने जाते हैं।
ये हीरा काटने वाले तकनीक कौशल की ही है जो हीरे में चमकीला बना दिया जाता है। यदि किसी तार को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तब तार के प्रतिरोध में क्या होगा, मतलब यदि उसका अनुप्रस्थ जो काट का क्षेत्रफल है यदि वो कम कर दें तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। जो प्रतिरोध है वो क्या करता है, ये मापता है कि कोई वस्तु विद्युत धारा के प्रवाह का कितना विरोध करती है। इसका मात्रक क्या है, ओम, अभी हमने देख लिया था। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, पहला है इसकी सामग्री की प्रकृति। विभिन्न सामग्रियों में बिजली संचालित करने के लिए अलग अलग क्षमताएं होती है। जैसे तांबे जैसी धातुओं में कम प्रतिरोधकता होती है जबकि रबड़ में उच्च प्रतिरोधकता होती है। दूसरी लंबाई, तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक मोटे तार में करंट प्रभावित होने के लिए एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसका अर्थ है कि कम प्रतिरोध, और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, फिर आगे बताया गया है, इसीलिए यदि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यदि मोटाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम। जितना मोटा तार उतना अधिक विद्युत प्रवाह, तो उतना ही कम प्रतिरोध। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन दिए गए हैं, जॉन डाल्टन, रॉबर्ट बॉयल, एंटोनी लवाजियर या दिमित्री मेंडलीव। तो किसे कहा जाता है, एंटोनी लवाजियर को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला है, समस्थानिकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। समस्थानिकों के संदर्भ में देखा जाए तो पहला ऑप्शन है, इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो यही कथन इसके बारे में सत्य है। ठीक है, देख लेते हैं। जो प्रत्येक तत्व होता है उसको उसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है। समस्थानिक जो होते हैं वो एक ही तत्व के विभिन्न रूप होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, तो समस्थानिक मतलब जो प्रोटॉन है वो संख्या समान, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। इसीलिए यदि प्रोटॉन की संख्या समान है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है तो उसके कारण क्या होगा, द्रव्यमान संख्या समान होगी। यदि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है तो उनका क्या होगा, परमाणु भार जो होता है वो क्या होता है, वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में 3 परमाणु प्रजाति पाई जाती है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रत्येक परमाणु क्रमांक 1 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होता है, 1, 2, 3। किसके कारण, क्योंकि ये हाइड्रोजन के क्या है, समस्थानिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें यूजेनॉल एक घटक के रूप में होता है। तो यूजेनॉल जो होता है वो किस में होता है, वो लौंग में पाया जाता है। ठीक है, लौंग के तेल के प्रमुख घटकों में यूजेनॉल होता है। ये जो होता है वो जीवाणुरोधी, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर और सूजन रोधी होता है। एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये विशेषताएं जो होती है वो कॉस्मेटोलॉजी, चिकित्सा, फार्मोलॉजी यूजेनॉल का मूल्यवान और विषाक्त पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चुनाव में उपयोग की जाने वाली अपोल्य स्याही के रूप में घटक क्या है। क्योंकि अभी इलेक्शन हुए थे तो आपको पता होना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जो स्याही होती है इसके लगाने के बाद 72 घंटे तक साबुन, तरल पदार्थ और डिटर्जेंट के प्रयोग के लिए प्रतिरोधी रह जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि वो स्याही मिटती नहीं है बहुत जल्दी। अगला प्रश्न है, धातु और अधातु की विशेषताएं क्या हैं। तो आपके सामने पारा, ब्रोमीन, आयोडीन और लिथियम, और उनकी कुछ विशेषताएं आपको पहचानना है। ठीक है, तो यदि बात की जाए पारे की, तो पारा जो होता है, पारा एक प्रकार की धातु होती है जो कि कमरे के तापमान पर क्या होती है, तरल होती है। तो ए का जो आ जाएगा आपका वो 2 आ जाएगा। ठीक है, यदि बात की जाए ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन क्या होता है, एक अधातु है ब्रोमीन, लेकिन कमरे के तापमान पर तरल होती है। ठीक है, तो ब्रोमीन अधातु लेकिन कमरे के तापमान पर तरल। तो पारा और जो ब्रोमीन है वो दोनों तरल है, लेकिन दोनों में अंतर है क्योंकि पारा एक धातु है, ब्रोमीन जो है एक अधातु है। ठीक है, तीसरा है आयोडीन। आयोडीन जो होता है एक अधातु होती है लेकिन वो चमकदार है। और लिथियम की बात की जाए तो वो धातु है लेकिन नरम है, क्योंकि धातु जो होता है इसका गुण क्या होता है, वो ठोस होती है, लेकिन लिथियम एक ऐसी धातु है जो नरम है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होता है, भौतिक परिवर्तन जो एक बार चेंज हो जाए जिसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो रबड़ बैंड को खींचना, क्योंकि रबड़ बैंड को खींचने के बाद क्या होता है, भौतिक परिवर्तन है। तो रबड़ बैंड एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है क्योंकि एक बार जैसे हम खींचेंगे तो वो क्या करेगा, छोड़ने पर वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। तो ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया। दूसरा है बर्फ़ का पिघलना। तो बर्फ़ का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि बर्फ़ पिघलने के बाद वापस बर्फ़ के रूप में, पानी के रूप में प्राप्त हो जाता है। तीसरा निक्षेपण। निक्षेपण भी क्या होता है कि एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि
जैसे किसी गैस के बिना तरल बने सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया होती है और उसको वापस आप भौतिक रूप से क्या करते हो, चेंज करके उसी माध्यम में ला सकते हो। लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो है वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन में परिवर्तित करके उसके मौलिक स्वरूप को बदल देते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन में H+ आयनों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अम्लीय विलयन बनने पर यदि H+ आयन की सांद्रता जो होती है वो क्या होगी, वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अम्ल जो होता है वो H+ आयनों को देने की विशेषताएं रखते हैं। ठीक है, और जबकि जो क्षार होते हैं वो H+ आयन जो होते हैं उनको लेने के लिए विशेषता रखते हैं। विशिष्ट गुणों का प्रदर्शन करने के लिए खट्टा और स्वाद और लवण बनाने के लिए क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं। उन्हें प्रबल अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जल में पूरी तरह से पृथक हो जाते हैं। अर्हेनियस परिभाषा के अनुसार एक अम्ल को एक पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जल में घुलने पर विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि जो स्रोत है और उनके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको वो बताना है। ठीक है, तो आपके स्रोतों में क्या क्या है। सबसे पहला है आपके सामने टमाटर। तो टमाटर में क्या पाया जाता है, ठीक है, आप बताइए। टमाटर में सोचिए, इसमें से ऑप्शन में बताइए। तो टमाटर में पाया क्या जाता है, इसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है अंगूर। अंगूर में क्या पाया जाता है, तो अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। बिछुआ बूटी, बिछुआ बूटी जो उत्तराखंड में देखने को मिलती है, इसमें क्या पाया जाता है, तो बिछुआ बूटी में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। संतरा जो होता है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये आपका प्रीवियस ईयर दृष्टि IAS का टेस्ट था। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और आप यदि चाहेंगे तो हम इसी गति से फटाफट आपके लिए टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट भी करवा देंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी और करने की कोशिश करेंगे आगे। साथ ही साथ आगे यदि आप चाहेंगे तो आपको संस्कृति IAS और 1-2 कोचिंग की और टेस्ट सीरीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए और हमें इसी प्रकार सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।